कॉलेज में डिसाइड किया था कि ये पाथ बनेगा मेरा पब्लिक सर्विस का। लेकिन उससे पहले ही जैसे मैंने बोला भी हुआ है कि मेरी नानी माँ का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने मुझे एक सर्विस ओरिएंटेशन घर में ही दी थी, मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा रहती थी। तो आई कैन डू सोशल सर्विसेज फॉर अ लिविंग, तो वो अलाइन हो जाता है मेरे करियर के साथ भी और मेरे लाइफ गोल्स के साथ भी। तो आई थिंक तब ये डिसीजन लिया मैंने, और उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। रेगुलर रिविजन उन कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रियल टाइम सिचुएशन में क्वेश्चंस को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। फॉर्मल कन्वर्सेशन है वो, उसको उसी की तरह देखना चाहिए, पहले से 1 2 3 4 करके आंसर नहीं देने चाहिए। तो इट इज़ अ कन्वर्सेशन जैसे आप और हम कर रहे हैं, उसको उसी एंगल से देखें और ये सोचें कि पर्सनालिटी का टेस्ट है, नॉलेज का नहीं। इमोशनल बैरियर्स के लिए आपको आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं कि आप उनके पास चले जाइए। ह्यूमन कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, उनके गले लग लीजिए, रो लीजिए अगर करना है मन। तो ये इमोशनल बैरियर्स को ऐसे ओवरकम कीजिए, और ये जो कंटेंट या स्टडी रिलेटेड बैरियर्स हैं उनको आप प्रॉपर फीडबैक से ओवरकम कीजिए। कि जैसे इंसान बार बार गिरता है, उसका उठ के दोबारा से हिम्मत के साथ चलना ज़रूरी होता है। तो उसे कंसिस्टेंसी, उसके लिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वर्क एथिक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा मंत्र यही है कि फेल 7 times बट गेट अप द 8th टाइम। यूपीएससी ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਤੀ ਡੋਭਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ IAS ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜਣਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਨਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ? देखिए, ये एक बहुत ही लंबी जर्नी होती है। इसमें कम से कम 1 to 1.5 ईयर बच्चे का सिर्फ एग्ज़ाम देने में ही चला जाता है। तो आप मल्टीपल टाइम जितना देते हैं, जैसे ही मेरा 4th अटैम्प्ट था, तो एक बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है किसी के लिए भी इतने सारे अटैम्प्ट्स देना। तो अब जब फाइनली मेरा लिस्ट में नाम आ गया है, तो आई थिंक हैप्पीनेस इज़ द इमोशन जिसको मैं भी यूज़ करूँगी टू डिस्क्राइब हाउ आई एम फीलिंग। बट मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि जिनका नहीं नाम आया है, उनके पास अटैम्प्ट्स हैं, अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर यूज़ करें, बट इसको एक आइडेंटिटी मार्कर ना बनाएं, क्योंकि अगर नहीं भी होता है इसकी कन्वर्जन रेट बहुत बहुत कम होती है। तो उसे आइडेंटिटी में मत ले। देयर आर मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज़ जिसके थ्रू आप पब्लिक सर्विस कर सकते हैं, तो उनको ज़रूर एक्सप्लोर करें। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ख्वाब ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ? जी, मैंने एक्चुअली कॉलेज में डिसाइड किया था कि ये पाथ बनेगा मेरा पब्लिक सर्विस का। लेकिन उससे पहले ही जैसे मैंने बोला भी हुआ है कि मेरी नानी माँ का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने मुझे एक सर्विस ओरिएंटेशन घर में ही दी थी, मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा रहती थी। लेकिन ये नहीं कभी सोचा था कि इसको करियर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दूँगी मैं। जब कॉलेज में मैंने देखा कि दैट दिस इज़ समथिंग, अगर मैं परस्यू करती हूँ तो आई कैन डू सोशल सर्विसेज फॉर अ लिविंग, तो वो अलाइन हो जाता है मेरे करियर के साथ भी और मेरे लाइफ गोल्स के साथ भी। तो आई थिंक तब ये डिसीजन लिया मैंने, और उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ NCERT ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए, सोर्सेज की पहली बात तो कमी नहीं है मार्केट में, एंड जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं ऑनलाइन ईजिली मिल जाते हैं। तो कई स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है फॉर पॉलिटी, CSAT की बुक्स मिलती हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है, और एक्चुअली डिसाइडिंग भी हो जाता है कभी कभार। मेरा सेकंड पेपर CSAT की वजह से नहीं हुआ था कंप्लीट। तो वो उनकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी होती हैं ये स्टैंडर्ड बुक्स, वो ईजिली अवेलेबल होती हैं मार्केट में, जो मैंने भी यूज़ करी हैं। बट मुझे लगता है कि रेगुलर रिविजन उन कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रियल टाइम सिचुएशन में क्वेश्चंस को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो आप पढ़े तो सही स्टैंडर्ड बुक्स से जो इजीली अवेलेबल है अभी मार्केट में, लेकिन प्रैक्टिस और रिविजन पे भी फोकस करें बहुत ज़्यादा।
ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧਰਾ ਵੀ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ हैगा ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਗ ਤੇਜ਼ भी ਹੁੰਦੀ है। जी। देखिए जैसे मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था ना, वो एक इनोसेंट मिस्टेक थी मेरी कि मैंने बिना अपनी प्रिपरेशन पूरी करे जस्ट टू नो हाउ द एग्जामिनेशन इज वो दे दिया था। इट वॉज नॉट रियली अ सीरियस अटेम्प्ट फॉर मी, बट ये मुझे रिग्रेट हुआ बाद में जब जब अटेम्प्ट्स बढ़ने लग गए। नो बडी रियली थिंक्स कि इतने सारे अटेम्प्ट्स दोगे। सेकेंड अटेम्प्ट में सी सैट का पैटर्न चेंज हुआ और बहुत डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गई, वो वहाँ पे मैं रह गई। और आई थिंक वो मेरी प्रैक्टिस की भी कमी हुई, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस करी होती कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना तो वो हैंडल हो जाता। मेरी ये सेकंड अटेम्प्ट की ये मिस्टेक थी। फिर आया नेक्स्ट है मेंस, तो उसमें मेरा कंटेंट हैवी हो रहा था, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो रही थी। तो इसका बैलेंस मेंटेन करा मैंने थर्ड अटेम्प्ट में। कंटेंट रिच रखा, प्रेजेंटेशन अच्छी करी, और उसको जैसे कहते हैं एक चीज़ को सुंदर बनाना भी ज़रूरी होता है, तो उन चीज़ का बैलेंस अटेन करा और बाकी रेगुलर प्रैक्टिस करती रही इस चीज़ की थ्रू आउट दिस पीरियड। तो दिस वर्कड फॉर मी आई थिंक। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ experience? पहली बात तो मैंने साड़ी ही पहली बार पहनी थी, तो जब मैं मॉक इंटरव्यूज़ दे रही थी तो उसी में ही मुझे हो रहा था कि मैं कैसे चल के जाऊँ वहाँ तक। तो वो भी थोड़ा स्टार्टिंग में तो ये था कि साड़ी ठीक से हैंडल हो जाए मेरे से। फिर उसके बाद ऐसे था कि माहौल, पहली बात तो पैनल बहुत ही अच्छा बना के रखते हैं, दे नेवर मेक यू फील अनकम्फर्टेबल, तो वो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। दूसरा, वहाँ पे आपको एंग्जाइटी कंट्रोल रखनी पड़ती है सो दैट आप जल्दी जल्दी चीज़ें ना ऐसे होते कि सुनना भी ज़रूरी है, तो वो सुनाए बिना अगर आप आंसर दे रहे हैं तो वहीं गलती हो जाती है। और फिर बाकी ऐसे कि एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है, वो उसको उसी की तरह देखना चाहिए, पहले से 1 2 3 4 करके आंसर नहीं देने चाहिए। तो इट इज़ अ कन्वर्सेशन जैसे आप और हम कर रहे हैं, उसको उसी एंगल से देखें और ये सोचें कि ये पर्सनालिटी का टेस्ट है, नॉलेज का नहीं है ना अम्मी? ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ UPSC ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਚਾਅ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲੀ ਹੋਈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ IAS ਬਣੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਜਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ 100% ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟਸ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ, ਗੋਲਸ ਇਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੈਂਕ 93 ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਸੀਗੀ ਕਿ IAS ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੈ। ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਮਰਸ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ 12th ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਟੌਪਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ, ਸਮਝਦਾਰ, ਗੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ? देखिए जैसे एक तो इमोशनल बैरियर्स होते हैं ना, कि इंसान इतने टाइम से लगा हुआ है, कभी कभार एकदम नर्वस फील करता है, उसको लगता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मेरा राइट पाथ है कि नहीं है। दूसरा होता है कि स्टडी से रिलेटेड थोड़ी होता है कि कंसिडरेशन कि क्या मैं सही कर रही हूँ,
उसके लिए है, मुझे लगता है कि जैसे गाइडेंस की कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, तो टेस्ट सीरीज एक माध्यम होता है जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो इवेंचुअली जब मैंने अभी लास्ट 2 ईयर्स में अपने आप को बेटर किया है, वो थ्रू बेटर टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्सेज ही था। तो यहाँ पे आई थिंक मैं क्रोमा IAS का नाम लूँगी, जिन्होंने साइकोलॉजी मेरा जो ऑप्शनल है उसमें उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है। उनका मैंने क्रैश कोर्स भी लिया था और टेस्ट सीरीज भी ली थी। तो फीडबैक अच्छी होना थ्रू अ क्वालिटी टीचर इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर एक स्लीपी क्लासेस है यहाँ पे, उनके लिए मैंने GS के टेस्ट सीरीज लिए थे, उनका फीडबैक मिलता था मुझे। तो अपनी प्रिपरेशन को कॉन्टिन्यूसली गेज करते रहना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप मतलब प्रिपरेशन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेंस थे, मैं उसमें स्पेक्ट्रम 25 सेक्टर है, वहाँ पे जाके अपने आंसर लिख के आती थी ऑन अ वीकली बेसिस। वो 2 महीने पहले वो करा, लेकिन धीरे धीरे अभी चीज़ें फिगर आउट होनी शुरू हुई थी तब। तो आई थिंक कि इमोशनल बैरियर्स के लिए आपको आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं कि आप उनके पास चले जाइए। ह्यूमन कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, उनके गले लग लीजिए, रो लीजिए अगर करना है मन तो। ये इमोशनल बैरियर्स को ऐसे ओवरकम कीजिए, और ये जो कंटेंट या स्टडी रिलेटेड बैरियर्स हैं उनको आप प्रॉपर फीडबैक से ओवरकम कीजिए। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ मेरे को लगता है कि जैसे इंसान बार बार गिरता है, उसका उठ के दोबारा से हिम्मत के साथ चलना ज़रूरी होता है। तो उसे कंसिस्टेंसी, उसके लिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वर्क एथिक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा मंत्र यही है कि फेल 7 टाइम्स बट गेट अप द 8th टाइम। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਡੋਭਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।